नो फ्लेक्स अबाउट दिस बट आई हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ रिज्यूमेस, फिर चाहे वो मेरे जूनियर का हो या फिर किसी न्यू हायरी का हो या फिर किसी ने मुझे अप्रोच करा ऑन लिंक्डइन टू गिव सम सजेशन ऑन देयर रिज्यूमेस फॉर द रोल ऑफ एआई एंड एमएल. And what I found is that all of them, like majority of them, had the same issues, the same gaps because of which उनका resume shortlist नहीं हो रहा है for the role of AI and ML. फिर चाहे वो एक fresher हो या फिर एक experienced बंदा हो. What I want is that in this video I am going to tell you all the common mistakes and I'm going to tell you all the terminologies. We are going to work on that. I'm going to tell you and explain you why we are adding that, and what I want is that you should open your resume in editor mode, and whatever the changes I am telling you, if those mistakes are there or are present in your resume, तो तुम तभी के तभी उसमें चेंजेस करो जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इसको एक अच्छा रिज्यूमे बनाओ ताकि जब भी तुम अपने नेक्स्ट रोल के लिए अप्लाई करो तो कुछ परसेंट चांसेस शॉर्टलिस्ट होने के बढ़ जाएं. और एज यू नो दैट अभी का मार्केट काफ़ी ख़राब चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हायरिंग नहीं हो रही है. तो थोड़ा परसेंट इंक्रीज भी, थोड़ा बूस्ट भी अगर तुम्हें रिज्यूमे में मिल रहा है एक करेक्ट डायरेक्शन में, दैट इज इनफ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हे गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन. और आई होप तुम लोगों ने अपना रिज्यूमे भी एडिटर मोड में साइड बाय साइड लगा लिया है ताकि तुम मेरे साथ के साथ चेंजेस कर सको, साइड बाय साइड चेंजेस कर सको, ताकि तुम्हें कोई भी डाउट आए तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई पक्का करूँगा. और ये जो मैं रिज्यूमे तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये एक डमी रिज्यूमे जो मैंने ही बनाया है. और मैंने काफ़ी फ्रेशर्स और काफ़ी न्यू जॉइनर्स कह लो या फिर स्टूडेंट्स के रिज्यूमे देखे हैं जो मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंटिस्ट के रोल्स में आना चाहते हैं, और सब ने सेम मिस्टेक्स करी होती है जिसकी वजह से जो रिक्रूटर्स होते हैं और जो एचआरस होते हैं वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते रिज्यूमे को. तो एक एक करके मैं तुम्हें सब चीज़ें समझाऊंगा, और अगर तुमने वो अपने रिज्यूमे में गलतियाँ कर रखी हों कि अभी के अभी सही कर देना, ठीक है. अब तुम मुझसे ये भी बात कह सकते हो कि भाई चैट जीपीटी है, जमनाई है, हम लोग तो उससे भी चेंजेस करवा सकते हैं. बिल्कुल करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो. पर क्या तुम्हें वो चेंजेस करने के बाद वो टर्म्स या फिर टर्मिनोलॉजीज या फिर वो टेक स्टैक पता है? क्योंकि चैट जीपीटी जमनाई तो तुम्हें बना देगा, पूरी दुनिया चैट जीपीटी और जमनाई से बनवा रही है, राइट, या फिर क्लॉड से बनवा रही है. तुम तुम्हें अगर नहीं पता कि तुमने क्या डाला है और फिर तुमसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम नहीं बता पाओगे. और ये एक नॉलेज है, ठीक है. जितना ज़्यादा तुम एलएलएम की हेल्प लोगे उतना ज़्यादा तुम पीछे हो जाओगे, क्योंकि एलएलएम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें डाल देता है जो तुम्हें नहीं पता होती हैं, और एज अ स्टूडेंट तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो इस वीडियो को जल्दी शुरू कर रहे हैं और मैं तुम्हें सारे के सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ. चलो समझते हैं. सबसे पहला कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है या फिर हर फ्रेशर करता है या फिर कोई भी बंदा जो AI ML में आना चाह रहा है वो कर रहा है, ठीक है. हम लोग प्रोजेक्ट सेक्शन में रिज्यूमे के, और उसमें अगर तुम ढंग से पढ़ो तो उसने एक एडवांस टाइटेनिक सर्वाइवल प्रेडिक्टर एआई बनाया है. और उसमें उसने सबसे पहला पॉइंट मेंशन करा है कि उसने डाउनलोड करा है क्लासिक टाइटेनिक डेटा सेट फ्रॉम कैगल टू प्रेडिक्ट पैसेंजर सर्वाइवल बेस्ड ऑन एज एंड टिकट क्लास. सो बेसिकली उसने एक डेटा सेट उठाया है ताकि वो डेटा ले सके ऑब्वियसली, और वो एक टाइटैनिक डेटा है जो कि उसने अच्छे से मेंशन करा है, जो उसने कैगल से उठाया. द कॉमन मिस्टेक हेयर इज़ कि जब तुम रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स को डालते हो ना, तो जो रिक्रूटर होता है, जो एचआर होता है, या फिर बोल लो अगर कोई मैनेजर भी तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ रहा है, ठीक है, और अगर उसको नॉलेज है तो वो बोलेगा कि यार ये तो सब कर रहे हैं कि कोई भी डेटा सेट उठा लिया जाता है और उसको मॉडल में डाल दिया जाता है, मॉडल को ट्रेन कर दिया जाता है, प्रिडिक्शंस आ जाती हैं. तुमने इसमें क्या करा है, ठीक है. अब वो वाली साइकिल ख़त्म हो गई जिसमें तुम डेटा को लोड कर पाना भी एक स्किल थी, ठीक है. वो बहुत पहले का टाइम था. अभी क्या तुम प्री प्रोसेस कर पा रहे हो या नहीं इज़ द मेन क्वेश्चन. अब ज़्यादातर लोग एक डेटा सेट उठा लेते हैं, ठीक है, एक डेटा सेट उठा लेते हैं जो कि तुम देख सकते हो, इसने भी उठा रखा है. पर या तो इसने प्री प्रोसेस नहीं करा है या फिर इसने प्री प्रोसेस को मेंशन नहीं किया है, ठीक है. जितना मुझे लगता है कि इसने प्री प्रोसेस नहीं करा है उस डेटा को, ठीक है. प्री प्रोसेसिंग होती क्या है? जो हमारे पास डेटा होता है ना, उस डेटा के अंदर हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होती है. मतलब मॉडल में डालने से पहले उस डेटा को इतना अच्छा कर देना होता है ताकि उसमें से एरर्स, नॉइज़ या फिर गार्बेज डेटा बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और मॉडल के पास जब वो प्रेडिक्शन ट्रेनिंग के लिए जाए तो ट्रेनिंग को सिर्फ वैल्यूएबल डेटा मिले. उसको हम लोग प्री प्रोसेसिंग स्टेप में करते हैं, ठीक है. अब अगर तुम लोगों ने भी इस तरीके की कॉमन मिस्टेक कर रखी है जहाँ पे तुमने
प्रोजेक्ट बनाया है एक डेटा सेट को उठा के, और तुमने उसको प्री प्रोसेस नहीं करा है, तो तुम्हें सबसे पहले प्री प्रोसेस करना चाहिए उस डेटा सेट को। और अगर तुमने प्री प्रोसेस करा है तो तुम्हें उसे मेंशन करना चाहिए कि मैंने टाइटैनिक डेटा सेट उठाया जिसमें मैंने प्री प्रोसेसिंग करी, और प्री प्रोसेसिंग यूज़ करके मैंने क्या क्या चेंजेस करी हैं उस डेटा सेट में। अगर तुम्हें लगता है कि वो डेटा सेट में प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है तो तुम खुद का डेटा बनाओ, या फिर कैगल पे जाके ऐसा डेटा सेट उठाओ जिसमें गार्बेज वैल्यूज़ हो, एरर्स हो, ताकि तुम खुद प्री प्रोसेस करके एक स्टेप बना सको और फिर यहाँ पे मेंशन करो। तो ये थी सबसे पहली कॉमन मिस्टेक कि तुम्हें प्री प्रोसेसिंग करनी है, और अगर करी है तो उसको मेंशन करना है कि तुमने उस डेटा सेट में क्या प्री प्रोसेस करा है, क्यों करा है, और उससे क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, चलो बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक के बारे में। ठीक है, अगर तुम लोगों ने भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जहाँ पे तुम बता रहे हो कि हाँ भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस पर्टिकुलर .ipynb फाइल के अंदर है, तो इस लाइन को बिल्कुल हटा दो। ठीक है, तुम इनफैक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दोगे ना अपनी नोटबुक की, उसको शेयरेबल प्रोवाइड करके, तो भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि चाहे किसी बंदे को कुछ भी नॉलेज हो, तुम्हारा रिज्यूमे में वो लिंक खोल के तुम्हारी नोटबुक की कोई भी बंदा कोड समझने नहीं बैठ रहा कि तुमने सही कोड करा या नहीं करा है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि तुम नोटबुक का कुछ भी नाम रख सकते हो, राइट। तो ये कोई ग्लोबल चीज़ नहीं है कि बंदा सर्च करेगा तुम्हारी नोटबुक खुल जाएगी और वो एक बारी में समझ जाएगा खोल के तुम्हारी नोटबुक को। तो दिस लाइन मेक्स नो सेंस। यहाँ पे ये लाइन लिखने के बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए था कि जो तुमने फाइनल मॉडल बनाया या फिर जो भी तुमने कह सकते हो प्रोजेक्ट बनाया है, और वो किसी भी क्या कहते हैं नोटबुक के अंदर है या फिर किसी भी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर है, तो सबसे पहले तो नोटबुक को स्क्रिप्ट फाइल में बना दो, क्योंकि वो काफ़ी सही तरीका रहता है। ठीक है, सेकेंडली उसे एक्सपोज करो थ्रू फास्ट एपीआई और एक फ्रंट एंड बना के उसे कनेक्ट कर दो, और फिर लिंक प्रोवाइड करो ताकि बंदा समझ सके कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या कर पा रहा है। अब तुम बोलोगे कि भाई फास्ट एपीआई समझना पड़ेगा, तो हाँ तुम्हें समझना पड़ेगा, फास्ट एपीआई समझना पड़ेगा, तुम्हें फ्लास्क समझना पड़ेगा। पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फास्ट एपीआई और फ्लास्क, किसी भी अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको रैप करने के लिए। ठीक है, अब द थिंग इज़ कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये एक एडवांस वर्क हो गया या फिर ये एक न्यू टेक स्टैक एडिशन हो गया, तो करो ना, मतलब कौन रोक रहा है। एक छोटा सी नई टेक्नोलॉजी या लाइब्रेरी सीखने के लिए अगर तुम्हें एक मौका मिल रहा है तो तुम उसको करो, क्योंकि तुम अगर फास्ट एपीआई यहाँ पे मेंशन कर देते हो, यहाँ पे अगर तुम फास्ट एपीआई मेंशन कर देते हो तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, सामने वाले को पता चल रहा है कि तुम्हें कितना ज़्यादा चीज़ें क्लियर्ड हैं। ठीक है, तो तुम उस चीज़ को करो। नाउ द सेकंड ऑप्शन है कि अगर तुम्हें बाई चांस फास्ट एपीआई फ्लास ऐड नहीं करना है और अपना फ्रंट एंड बना के उसको मतलब शोकेस नहीं करना है, देर इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड स्ट्रीमलिट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू शोकेस एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर चाहे वो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ भी हो। तो तुम्हें यहाँ पे चाहे फास्ट एपीआई फ्लास अगर नहीं सीखना, स्किप करना है, तो तुम्हें स्ट्रीमलिट सीखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मेंशन करो कि मैंने थ्रू स्ट्रीमलिट उसको मतलब स्ट्रीमलिट की मैंने लाइब्रेरी यूज़ करी है। वहाँ पे जाके तुम लिंक प्रोवाइड कर सकते हो या फिर अपनी गिटहब लिंक प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पे तुमने स्क्रीनशॉट डाल रखा हो अपने स्ट्रीमलिट का, और शो कर रखा हो कि क्या इनपुट जाता है, क्या आउटपुट आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो या तो तुम फास्ट एपीआई कर लो, या तुम फ्लास्क कर लो, या फिर तुम स्ट्रीमलिट कर लो। तीनों ही न्यू लाइब्रेरीज होंगी तुम्हारे लिए, अगर तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम नई चीज़ सीख रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, फास्ट एपीआई तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो 99% रिज्यूमेज में मिलती हैं, और वो है कि बंदा मॉडल बना देता है और उस मॉडल या फिर अपने प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी यहाँ पे मेंशन उसने कर रखी है कि जैसे 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा मॉडल चल रहा है, या फिर तुम अगर इस वाले सेक्शन में देखो तो यहाँ पे भी 99% एक्यूरेसी उसने शोकेस कर रखी है या फिर तुमने शोकेस कर रखी है। द थिंग इज़ कि तुम्हारा लॉजिक सही है, तुम बिल्कुल करेक्ट वे में सोच रहे हो कि भाई जो सामने वाला मैनेजर होगा, रिक्रूटर होगा, कोई भी होगा जिसको नॉलेज होगी इस चीज़ की, वो एक्यूरेसी तो चेक करेगा ही, वो नंबर्स तो देखेगा ही। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे एक्यूरेसी यूज़ करने के बजाय एग्जैक्ट मेट्रिक्स का नाम बताना चाहिए कि तुमने कौन सी मेट्रिक्स यूज़ करी है उसके लिए टू मेजर द एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे एफ1 स्कोर होता है, प्रिसिशन होता है, रिकॉल होता है, ब्लू स्कोर होता है, और पता नहीं कितने सारे मेट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अगर तुमने ये मेट्रिक्स के नाम नहीं सुने तो भाई फिर
तुमने आई डोंट नो कि तुमने किस हिसाब से डेटा निकाला है। हो सकता है कि तुमने जो मॉडल बनाया हो उस मॉडल की जो इपॉक आ रही होंगी उसमें जो फाइनल एक्यूरेसी आ रही है तुमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपना ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन तीनों का देना होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा तुम्हारा टेस्टिंग और वैलिडेशन डेटा की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है। और एक्यूरेसी भी नहीं, तुम्हें एग्जैक्ट बताना है कि तुम प्रिसिशन की बात कर रहे हो, तुम रिकॉल की बात कर रहे हो, तुम F1 स्कोर की बात कर रहे हो। ये टर्म्स ऐड करने से सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, इस बंदे को पता है कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर में क्या डिफरेंस है या फिर ब्लू स्कोर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी टर्म्स है ऐसी, बहुत सारे मेट्रिक्स हैं, और उसको ये समझ में आएगा कि तुम क्लियर हो अपने माइंड में कि तुमने क्या करा है और तुम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तुमने अगर ये टर्म्स नहीं पढ़ी है तो पहले जाके पढ़ो, फिर समझो कि कौन सी मेट्रिक्स तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और कौन सा मेट्रिक क्यों यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करो कि मेरा F1 स्कोर इतना आया, मेरा रिकॉल इतना आया, मेरा प्रिसिशन इतना है। ये मिस्टेक सारे रिज्यूमे में मिलती है मेरे को, हर एक रिज्यूमे में, चाहे वो फ्रेशर्स का हो या फिर किसी स्टूडेंट का हो या फिर कोई बंदा जो हॉप करना चाह रहा हो किसी AIML डोमेन की तरफ और वो किसी और डोमेन में। तो इस मिस्टेक को अभी के अभी सही करो, ठीक है, समझ के। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ChatGPT से पूछ दिया भाई बता दे। अपने प्रोजेक्ट में पहले इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद यहाँ पे लिखना, पहले उसे समझो, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं फोर्थ मिस्टेक पे, ठीक है। यार ये मिस्टेक ना कुछ ऐसी है कि इस मिस्टेक को अगर तुम सही करते हो या फिर इस गैप को अगर तुम लोग सही करते हो तो तुम्हारी चांसेस बढ़ जाती है, मतलब तुम्हारे रिज्यूम में थोड़ा बूस्ट हो जाता है, सामने वाले रिक्रूटर को समझ में आ जाता है कि अच्छा भाई ठीक है, इस बंदे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है और हम इसको ले सकते हैं या फिर हम इसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं या फिर कोई भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमने ये वाला गैप फिल कर रखा हो, क्योंकि तुम फ्रेशर हो आई बिलीव, या फिर तुम कोई स्टूडेंट हो, या फिर तुम अगर चेंज भी कर रहे हो अपना तो ठीक है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को पता होती है शुरुआत में, बाद में पता चल जाती है। और वो मिस्टेक है कि अगर तुम इस पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखो, राइट, अगर तुम इस पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखो, कहीं पे भी कोई क्लाउड के बारे में नहीं बताया कि अगर मान लो GCP होता तो तुम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, या फिर AWS होता तो कौन कौन सी सर्विसेज टूल्स यूज़ कर रहे हो, या Azure होता तो क्या यूज़ कर रहे हो। अब मैं बिल्कुल मानता हूँ कि तुम मेरे से बोलोगे कि यार भैया ये चीज़ कुछ ऐसी है कि मतलब तुम पे एक्सेस नहीं है उस चीज़ का तो तुम उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अगर यूडमी पे चले जाओ या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जहाँ पे क्लाउड के कोर्सेज पढ़े हों स्पेसिफिकली फॉर AIML डिप्लॉयमेंट स्केलेबिलिटी, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर तुमने GCP का कोर्स करा तो तुम्हें पता चल गया कि GCP के अंदर वर्टेक्स AI होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, मॉडल गार्डन होता है, उसके अंदर तुम्हारा क्लाउड रन फंक्शन होता है, उसमें GCS बकेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग AIML के प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि अभी तुम्हारे पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है, पर तुम कोर्स तो कर सकते हो ना, फ्री कोर्सेज तो कर सकते हो ना, यूट्यूब पे भी कितने कोर्सेज पड़े हैं वो तुम कर सकते हो ना, उसको करो। एक एडिशनल पॉइंट बनाओ, एक एडिशनल पॉइंट बनाओ यहाँ पे या कहीं पे, और वहाँ पे ऐसे मेंशन करो कि अगर तुम स्केल कर सकते हो या फिर अगर तुम पे चांस है स्केल करने का, या फिर तुम स्केलेबिलिटी या फिर तुम्हें डिप्लॉयमेंट करना है तो तुम कौन कौन सी सर्विस यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को, अपने मॉडल को डिप्लॉय करोगे या फिर स्केल करोगे, ठीक है। अब अगर तुम्हें एक्सेस मिल जाता है किसी भी क्लाउड का फ्री में, या फिर तुम पैसे खर्चा कर सकते हो और तुम कर पा रहे हो तो उसमें टेस्ट करके डाल दो, नहीं कर सकते तो नीचे डाल दो स्केलेबिलिटी ऑप्शन, और उसके आगे लिख दो कि वर्टेक्स या यूज़ कर सकते हैं मॉडल कॉल करने के लिए अगर तुम एजेंटिक वर्क कर रहे हो, या मॉडल गार्डन यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा कुछ भी, क्लाउड एंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ऐसी, ठीक है। तो आई नो कि तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, पर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, मतलब इसके बिना तुम कैसे डिप्लॉय करोगे आई डोंट नो। तुम्हें क्लाउड के बारे में तो पता ही होना चाहिए। आई नो कि स्टूडेंट लेवल पे कम चांसेस हैं बहुत, और नो वन एक्सपेक्ट्स, बट अगर तुम कर लेते हो ना तो तुम, अगर तुम्हारे कैंपस में 100 लोग हैं या फिर तुम्हारे कंपटीशन में 100 लोग हैं तो तुम डेफिनेटली अबव 90 उन 10 लोगों में होगे जो शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने क्लाउड के बारे में मेंशन करा और सामने वाला इंप्रेस्ड है कि हाँ इसे कुछ तो पता है, ठीक है। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में ढंग से जानना है तो मैंने एक रोड मैप वीडियो बना रखी है,
और उस पे तुम जा सकते हो, वहाँ पे पूरा मैंने डिस्कस करा है इसके बारे में शुरू से एंड तक, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स डाल रखी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट मिस्टेक की तरफ, ठीक है। देखो मिस्टेक्स तो यार बहुत टाइप की होती हैं, पर मैं वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस करी हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिज्यूमे या फिर फ्रेशर्स के रिज्यूमे में जो AIML के अंदर आना चाह रहे हैं। एंड दैट इज़ कि आई नो कि तुम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूड कर रखा है कोई भी मॉडल लाइक CNN, RNN और LSTM, LLMs, जनरेटिव AI, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ट्राई करो कि तुम अगर मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो तो मशीन लर्निंग मॉडल हो, ठीक है, के ही चीज़ें लिखो उसमें, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती एजेंटिक AI डाल दिया अगर तुमने इंप्लीमेंट नहीं करा है तो, ठीक है। डाला है तो डालो। उसी में मैं तुम्हें एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ, और वो है कि यहाँ पे ना एक पॉइंट ऐड करो, और उस पॉइंट में ये बताओ कि तुमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाए हैं। कंपोनेंट समझते हो, जैसे तुमने एक प्री प्रोसेसिंग का स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, वो प्री प्रोसेसिंग का जो आउटपुट है वो जाता है किसी मशीन लर्निंग मॉडल पे, फिर मशीन लर्निंग मॉडल वो इनपुट लेके आउटपुट देता है डेटा का या फिर प्रेडिक्शंस का। वो प्रेडिक्शंस तुम स्टोर करते हो किसी XYZ जगह पे, और वहाँ से फिर तुम उठाते हो और फिर उसको स्ट्रीमलेट में डालते हो या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करते हो। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल, पोस्ट प्रोसेसिंग, या फिर बोल सकते हो प्री प्रोसेसिंग, मॉडल, सेविंग एट सम बकेट और एट सम लोकल पोजीशन या फिर स्टोरेज, फिर तुम्हारा पोस्ट प्रोसेसिंग, फिर स्ट्रीमलेट पे शोकेस करना। ये कंपोनेंट्स हैं, उसको यहाँ पे ना एक्सप्लेन करो। ये चीज़ एक्सप्लेन करने से बेटर है कि तुमने जैसे CNN इतना सब चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, ये तो तुमने हिट एंड ट्रायल्स करे हैं कि XGBoost भी है, CNN भी, RN भी है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है भाई कि जिसमें सब चीज़ें यूज़ हो गई एक साथ, तुमने तब कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। ऑब्वियसली तुमने हिट एंड ट्रायल्स करे हैं, राइट। तो पहले तो इस चीज़ में सॉर्टेड रखो कि तुमने क्या यूज़ करा है, देन एक्सप्लेन ऑल द कंपोनेंट्स कि भाई मेरे जो प्रोजेक्ट है उसका थोड़ा पाइपलाइन फ्लो या फिर उसका फ्लो कुछ ऐसा है कि डेटा इनपुट होता है, फिर प्री प्रोसेस पे जाता है, मॉडल पे जाता है प्रेडिक्शन के लिए, फिर प्रेडिक्शन से आउटपुट पे आता है, और फिर हम लोग स्ट्रीमलेट पे करते हैं। और इसको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जितने कम से कम लाइन में एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें रिज्यूमे भरना नहीं है, उसे क्लीन रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई है। इस चीज़ को अगर तुम करोगे ना तो तुम देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, कि जो बंदा पढ़ेगा उसे कितने से समझ में आएगा कि ओ भाई इसने कंपोनेंट्स, मतलब इसको क्लियर है कि इसने जो करा है, इसने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका मतलब क्या है, और वो उसका टास्क क्या है। तो तुम उस चीज़ को जब करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा रिक्रूटर को समझने में कि ओ भाई ठीक है, ही इज़ डूइंग गुड। एक मिस्टेक और है, वो मिस्टेक आई डोंट थिंक सो कि रिज्यूमे के अंदर लिखी जाती है, पर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एडिंग देयर गिटहब हियर, राइट। दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। इशू ये है कि जब तुम अपना प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाल रहे हो ना, उसमें readme.md फाइल होनी ज़रूरी है जो एक्सप्लेन करे शुरू से एंड तक कि ये प्रोजेक्ट क्यों बना है, कैसे बना है और क्या करता है, और उसका प्रोसेस बताना होता है। मैंने कितने सारे रिज्यूमे देखे हैं, गिटहब खोला है, readme.md फाइल ही नहीं होती है भाई। यार तुम सोच के देखो, मैं अगर तुम्हें हायर करने बैठा हूँ, बाई एनी चांस मैं बहुत बैठा हूँ कि भाई चलो मेरे पास 5 रिज्यूमे है, मैं पाँचों को बस डायरेक्टली ये खोल के देख लेता हूँ कि गिटहब पे कितना एक्टिव है। मैं गिटहब पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ भाई readme.md फाइल नहीं है। मैं क्या करूँ अब? मैं क्या तुम लोग के प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखूँगा कि भाई इसने क्या कोड करा है, चलो समझते हैं, या फिर मैं समराइज़ करवाऊँगा किसी से? मैं क्यों करूँगा यार? मेरे पे अगर इतना ही टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, जब 5, 6, 10 देखने हैं, तो मैं तो readme.md समझूंगा, बोलूँगा ठीक है भाई करा ही होगा इसने, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। readme.md फाइल होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम गिटहब की लिंक डाल रहे हो तो, या तो गिटहब लिंक डालो ही मत, और नहीं डालोगे तो फिर प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करोगे। तो गिटहब डाल रहे हो तो readme.md फाइल होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, और ये सब मतलब मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने क्या क्या नोटिस किया है रिज्यूमेज़ में, जो भी लोग मशीन लर्निंग या फिर AI के रोल्स में आना चाहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। ये मिस्टेक्स पे काम करो, समझो, और कोई भी चीज़ ऐसे ब्लाइंडली मत डाल दो यार कि ChatGPT, LLM या कोई भी कुछ भी क्लॉड यूज़ करके तुम लोगों ने डाल दिया, लिख दिया, और तुम्हें पता ही नहीं है उसका क्या है। समझो फिर डालो, नहीं समझोगे तो फंसोगे, इंटरव्यूअर पूछेगा वो क्वेश्चन और तुम फंस जाओगे वहाँ पे। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और मैं इसी टाइप की वीडियो लाता रहूँगा। कुछ मैं इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट टाइप भी प्लान कर रहा हूँ जो मैं लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा हो और इस टेक स्टैक में या फिर बोलो इस टेक्नोलॉजी में या फिर इसमें और देखना है कि क्या क्या
आई वुड से रेवोल्यूशन या फिर चेंजेस आ रहे हैं या फिर न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ धीरे धीरे करके। इस चैनल को मैं बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला हूँ और AI ML के बारे में पूरा और टेक्नोलॉजी के इनफैक्ट बारे में सब कुछ समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। तो कमेंट कर देना कुछ भी अगर डाउट्स हो। अगली वीडियो में मिलते हैं।